सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी आप सभी लोगों का देखभाल करती है और हमारे एक चर्चित साहब हैं, हीरालाल मिश्रा जी हैं, पत्रकार साथी हैं और क्षेत्र निवासी लोग हैं। आज ये कार्यक्रम मंगल पांडे के ऊपर रखा गया है। ये इसलिए प्रोग्राम रखा गया है ताकि भाईचारा और अमन की एक दौर आगे बढ़ सके। लोग जो है आपस में भाईचारे से जैसे रहते हैं, पहले रहते आए थे, आज के दौर में कुछ तब्दीलियाँ बढ़ रही हैं। तो जैसे परिवार में होता है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कभी नोक-झोंक भी हो जाती है, उसी तरह से हम लोग भी एक परिवार के साथ में जैसे रहना चाहिए, बिना तल्खी के साथ में, अमन भाईचारे के साथ में, इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। अब मैं दावत देता हूँ चर्चित साहब को यहाँ और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्जा जी। आज हम लोग महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। दोस्तों और साथी, सबसे पहले तो हम जनाब मिर्जा साहब को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करने के लिए और उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की नीति को अपनाने के लिए यहाँ जो कार्यक्रम रखा है, उसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। जमाल मिर्जा साहब की सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी सन 2014 से कौमी मिलत के लिए काम कर रही है। इसके लिए भी मैं अपना उनको बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे बड़े भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरालाल मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे भाई जमाल मिर्जा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम तहे दिल से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, क्योंकि मुझे जमाल मिर्जा साहब ने दो शब्द मंगल पांडे जी के ऊपर कहने के लिए कहा। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिस वक्त अंग्रेजी शासन चल रहा था और अंग्रेजों की क्रूरता पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ जो उनका व्यवहार था, एक क्रूर व्यवहार था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक नागरिक, उस समय के एक आंदोलनकर्ता, वो बहुत महान कहलाए। लेकिन मंगल पांडे जी उन दिनों सेना में काम करते थे और अंग्रेजों की नीति ये थी कि लड़वाओ और राज करो। तो उन्होंने गाय की चर्बी युक्त कारतूस, जो कि लड़ाई के दौरान मुंह से निकालना पड़ता था, उस कारतूस को निकालने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे जी ने जिस वक्त उस कारतूस को निकालने के लिए मना किया, तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह हो गया। लिहाजा उनको वहां से हटा दिया गया और वो आगे चलकर एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए हैं। उनकी कहानी ये बहुत मशहूर हुई। लोगों ने उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और यहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति दी। आज हम अपने तमाम महान स्वतंत्रता
आए हुए सभी जो अभ्यागत हैं उनका हृदय से नमन, हृदय से साधुवाद। और उससे पहले हमारे सज्जाद एजुकेशन सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशनल और लखनऊ के नामचीन उभरते हुए सितारे के रूप में हमारे भाई सज्जाद हमें क्या अपनी बात को कहने के पहले, चूंकि भावनाओं से भरा हुआ मेरा मन और उसमें छोटे भाई का साथ, चर्चिल साहब का, जो स्वयं एक फ्रीडम फाइटर, इनकी दादी लखनऊ की मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही, सीबी गुप्ता जी के साथ उनका बड़ा साथ रहा। इनके बाबा भी एमएलसी वगैरह रहे उस समय के, आजकल के नहीं, क्योंकि तब के और अब के में अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क। तो सज्जाद भाई, आपको हृदय से साधुवाद कि आपने 1957 के जो स्वतंत्रता के सबसे पहले जो सिपाही जिसने अंग्रेजी बरतानिया हुकूमत के ऊपर गोली चलाई, उसका नाम मंगल पांडे था। जिसने सबसे पहले आवाज उठाई ये क्रांति की फिरंगी को मारो, उसका नाम मंगल पांडे था। जो लड़ा और केवल गोली चलाने के 7 या 8 दिन बाद फांसी के फंदे को जिसने चूमा, उसका नाम मंगल पांडे था। और वो मंगल पांडे, हमें गर्व है किसी उत्तर प्रदेश का, वो बलिया का था। और उसके बारे में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी के बारे में भी बात होती रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट आज का मंगल पांडे जी का है। एजुकेशनल आदमी है हमारे मिर्जा जी, और इनके संदर्भ में एक बात मैं कहूंगा कि जब ये इंटरव्यू करते हैं तो लाजवाब इंटरव्यू होता है। इनका जो इंटरव्यू है, जो पत्रकार को, जो किसी भी व्यक्ति से, चाहे कितने से कितना बड़ा नेता हो, और चाहे औद्योगिक समूह का हो, चाहे आपके सांस्कृतिक समूह का हो, चाहे कोई फिल्म स्टार का हो, इनका जरा स्तर देखिए। किसी भी मायने में जो सवाल पूछने का अंदाज है वो राष्ट्रीय स्तर के जो टीवी एंकरों से भी बढ़ चढ़ के है, मैं तो कहूँगा उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि वर्तमान मीडिया की जो हालत है वो आपसे छुपी नहीं है। भारत का इस समय दौर, इस समय हमको बहुत बड़े संक्रमण कार्य से गुजर, पूरा का पूरा मीडिया बिका हुआ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। एक गोदी मीडिया के नाम से हम सही और गलत में फर्क ही नहीं महसूस कर रहे हैं। मीडिया का काम सरकार को आईना दिखाना होता है, ना कि सरकार के साथ उसकी चरम पादुका शाही पे चल रहा है। हम किधर की ओर जा रहे हैं, आज की डेट में हमको ये भी देखना है। तो ऐसे निर्भीक पत्रकार जो खुल करके आंखों में आंखें डाल करके सरकार से इतने बेबाकी तरीके से और इतनी अच्छी भाषा जो इंटरनेशनल लेवल की है, चाहे गार्जियन की आप देखिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की आप देखिएगा, इनका और उनका दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए। भाषा का अंतर हो सकता है, वो अंग्रेजी में बोल सकते हैं और आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जो स्तर है, जो प्रश्न पूछने का अंदाज है, वो किसी भी मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी पत्रकार से कम नहीं है। और मुझे तो देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो मुझे सभी जगह चाचा कहते हैं, हमारे बड़े भाई के बड़े सुपुत्र मेहंदी हसन जी, वो आवे और जरा थोड़ा मंच पे बैठे तो जरा हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। और हमारे
साथी कांग्रेस के लखनऊ मध्य क्षेत्र की आन बान शान हमारे बीच में आए हैं और मैं इस समय उनका मैं क्या कहूँ स्वागत करता हूँ। गिरजा जी की ओर से स्वागत करता हूँ, या मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, या सज्जाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। अपने सारे साथियों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज ये तमाम साथी, आज ये तमाम लोग कदाचित 1857 की याद दिला देते। इनको कोई लालच नहीं है, न सरकारी विभूषण की, न सरकार से कोई मोबलाइज होने की, और ये खुल करके लड़ाई लड़ रहे हैं देश की स्वतंत्रता की, जो खुल के लड़ाई लड़ रहे हैं देश के धर्मनिरपेक्षता की, जो खुल के आज लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आवाज उठाने की, चाहे वो मेहंदी हसन हो, चाहे फिर चर्च साहब हो, चाहे मिर्जा साहब हो, चाहे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी उपाध्यक्ष साहब, अब्बास साहब। तो बात मंगल पांडे जी की चल रही थी और आ गए मेहंदी साहब, और हम इनको देख करके भावनाओं में डूब गए, क्योंकि इनके पिताजी के साथ 1991 का आज का वाक्य भी मुझे नहीं भूलता है। नरेश चंद्रा जी का चुनाव चल रहा था और इनके पिताजी मौलवीगंज में उस समय जब कांग्रेसी होने के लिए भी लोग पूछा करते थे कि क्या अब भी तुम कांग्रेसी हो, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। उस समय इनके पिताजी कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े हुए थे और हमारे बड़े भाई थे। मौलवीगंज में कांग्रेस का कहीं नरेश चंद्रा के चुनाव में कहीं नाम निशान नहीं हुआ करता था, लेकिन इनके पिताजी बिल्कुल सिंगल साइडेड अंगद के पैर की तरह उन्होंने किसकी मीटिंग नहीं कराई। फारूक अब्दुल्ला जी आए और फारूक अब्दुल्ला जी की जो इतनी शानदार मीटिंग इनके आप मौलवीगंज स्थित इनके मकान के सामने हुई, खैर उसका संचालन तो मैं ही कर रहा था। वो नरेश चंद्रा जी का चुनाव था, 91 के चुनाव था। कहने का केवल एक मतलब है कि जो ये तमाम लोग बैठे हैं, चाहे चर्ची साहब हो, चाहे अहमद साहब आप हो, आसिफ भाई के अन्य साथी, आज के धर्मनिरपेक्षता के नहीं, ये दलबदल प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले कुछ लोग और कुछ डोनर के आने के लिए इन्होंने अपना घर फूंक तमाशा देखा। देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए ये वो लोग तमाम बैठे। आज तो राजनीति लगभग एक क्या कहें, तो मंगल पांडे जी और आज का जो ये सज्जाद टाइम्स का एजुकेशनल एक कार्यक्रम का सोसाइटी है, बहुत सही समय पे 19 जुलाई 1827 को बलिया में जन्मे सुधाकर पांडे के पिता थे संभवतः, अगर मेरा दिमाग नहीं हो रहा है, दिवाकर पांडे। और कुछ लोग कहते हैं इनका फैजाबाद का। आसिफ भाई का भी स्वागत है और मेरे उद्बोधन में ही स्वागत है। अच्छा है कि मिर्जा जी आप ये काम हम ही को सबका स्वागत करवाने के लिए गई। अगर अमीनाबाद के अंदर अलग जगाने वाला कोई कांग्रेस का है, धर्मनिरपेक्षता का है, तो हमारे आसिफ भाई साहब हर बार 26 जनवरी के लिए बिल्कुल अपना ईंट का कीला ठोक के गाड़े। तो साथियों, उस समय की परिस्थितियां जब अंग्रेजों के राज्य से, अंग्रेजों के दमन के उससे
कोई आदमी सोचने का तो छोड़ दो, गोली चलाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। अंग्रेजों के नाम से लोग कांप जाते। ऐसे शख्स, ऐसे दिव्यात्मा, ऐसे भारत के महान सपूत, हिंदुस्तान के आजादी के प्रथम नायक, हमारे उत्तर प्रदेश और बलिया की आन बान शान, उनके लिए एक शेर जरूर कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। और ये शेर भी किसका है? ये शेर राम प्रसाद बिस्मिल का है, जो इसी लखनऊ के काकोरी कांड के नायक थे और फांसी का उन्होंने इसी श्रृंखला में फांसी का फंदा चूमा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात आती है, कुछ समय है हमारे पास समय है, कुछ समय आता है, कुछ बात आती है, क्योंकि भावनाओं से डूबा मेरा मन। जो ये मिर्जा जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया कि शहीदों के लिए, कि हम अपनी धरोहरों को देखें, उनको संजोएं और उनकी यादें रखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां और हम सब लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके देश को मजबूत करें, देश की एकता के लिए काम करें। मैंने बहुत सी विश्व स्तरीय किताबों में पढ़ा और हिंदुस्तान में भी सुना, हिंदुस्तान का इतिहास भी गवाह कि जब कोई राजा दूसरे राजा को के यहाँ आक्रमण करता था राज्य पर और वो वहां जीत लेता, ये बड़ी साइकोलॉजी और बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, तो वो अपने सैनिकों को सेना नायक के लिए खुला छोड़ देगा कि जाइए, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। उसका एक कारण संभवतः 75% ये होता था कि वो वहां के चूंकि सैनिक तो कम होते थे, सैनिक तो हजारों में होंगे, सैकड़ों में होंगे, और जो वहां के नागरिक हजारों में होते थे, लाखों में होते थे, तो कहीं नागरिक न विरोध कर दे, इसलिए जीता हुआ आतताई विजयी राजा खुल करके छोड़ देता था कि नागरिकों के ऊपर दमन करने के लिए, उसकी घरों की, नागरिकों की, जो हारे हुए राजा हैं उनके घर की इज्जत आबरू लूटने के लिए, ताकि उनका मनोबल समाप्त हो जाए, वो उठ न खड़े हो और हमारे मुट्ठी भर सैनिकों को मार न भगा दे। जीते तो, जिंदा तो वहां के नागरिक तब भी रहते थे। ये बड़ा साइकोलॉजिकली गेम खेला जाता था, वो शुरुआत से लगा के आज तक और आज भी खेला जा रहा है साइकोलॉजी गेम, जो आज हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल गेम हम लोग कौन से युग में रह रहे हैं? क्या सोचिए, हम क्या स्वतंत्र हैं? हमारी क्या वाणी स्वतंत्र है? हमारी भावनाएं क्या स्वतंत्र हैं? तब अंग्रेजों के द्वारा खुदे ये प्रचारित और प्रसारित करवाया गया, अफवाह भी फैलाई गई, पता नहीं कितने परसेंट सही है कितने परसेंट इसका, कभी कहीं किसी इतिहास ने मुहर लगा करके वो नहीं किया, सिद्ध नहीं किया कि कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी थी। इतिहास ने कभी सर्टिफाइड नहीं किया, लेकिन ये अफवाह फैली। परिणाम स्वरूप रोष उत्पन्न हो गया। रोष उत्पन्न वाले तो सब रुकते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ करके फांसी का फंदा चूमता है, जो वार करता है, असली क्रांतिकारी वही होता है। मंगल पांडे वही थे और मंगल पांडे ने अटैक किया। ज्यादा शब्दों में, ज्यादा मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। अटैक किया, अंग्रेज ऑफिसर घायल हुए,
और उसके बाद मंगल पांडे, सच बात तो ये है कि जीवित पकड़े जाना ही नहीं पसंद करते थे। उन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो लगी नहीं। और जब अंग्रेजों ने पकड़ा उनको, और कोई भी जो उनके साथ का जो करीब 400-500 जो सैनिक रहे होंगे, बंगाल रेजिमेंट थी, वो लोग अंग्रेजों के समर्थन में नहीं आए। अंग्रेज चिल्लाते रहे और वो लोग चुपचाप खड़े रहे। अल्टीमेटली आखिरकार इनको घायलावस्था में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। अगले दिन अस्पताल इनको उसी समय दाखिल कराया गया। अगले दिन कोर्ट कचहरी हो गई और फांसी की सजा भी मुकर्रर हो गई 18 अप्रैल। अंग्रेज सरकार डर गई थी, क्योंकि उसके साथ साथ एक बात और थी। एक तरफ तो ये चल रहा था और दूसरी तरफ भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो प्रथम 1857 के जो अंदरूनी बिगुल भी फूका जा रहा था, रोटी और गुलाब का फूल भी सब जगह भेजा जा रहा था। उसके नेतृत्व उसके जो मुख्य कर्णधार झांसी की रानी तात्या टोपे, नानाजी राव पेशवा, आपके अवध के सुल्तान, ये अवध की वीरांगना बेगम हजरत महल, ये सब तमाम इनके सेनानी थे। और जब मीटिंग बैठी तो सबने कहा कि अगर इसका नेतृत्व अगर कोई करेगा तो दिल्ली के शाह मोहम्मद शाह करेंगे, जफर, बहादुर शाह जफर करेंगे। और उन्होंने एडमिट किया कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा, और कहा भी कि अब तो खड़क चलेगी, कहां तक, रंगून तक चलेगी। एक तरफ ये भी चल रहा है, बागियों में जब तलक ईमान की लंदन तक चलेगी, तख्त लंदन तक चलेगी, तेज हिंदुस्तान की। वाह वाह। एक तरफ ये दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही थी। और वो डेट थी 10 मई। 10 मई को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक आंदोलन का सामूहिक विद्रोह होना था। और ये थोड़ा पहले हो गया है ना, आसिफ फरवरी, वो क्यों चर्चित? हसन साहब गलत तो नहीं कहेंगे, सब गलत तो नहीं कह रहे। अब अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी? फूट डालो और राज्य करो। और आजकल के हुक्मरानों की जो हिंदुस्तान के, अब हम लोग यही रहते, उनकी क्या पॉलिसी है? फूट डालो, राज्य करो। अब परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने कहा कि कहीं ऐसा न हो हम फांसी ही न दे पाओ। 7 अप्रैल को मेरठ के 7 अप्रैल को मेरठ के जल्लादों को बुलाया गया कि आप फांसी दीजिए। जान के आश्चर्य होगा कि मेरठ के जल्लादों ने उनको फांसी देने से इनकार कर दिया। इनको एहसास था, बुला इन्होंने पहले से ही किया था, उस समय कन्वेंस का इतना साधन नहीं। 8 तारीख के दिन, 18 तारीख का मुकर्रर दिन और 8 तारीख को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। यह है अंग्रेजों का राज। और इसके लिए लड़ाई कौन कौन लड़े? हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़े। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो वो किसके नेतृत्व में लड़ी? तो जफर साहब के साथ, तात्या टोपे के साथ रही। और इन्हीं के पदचिन्हों पे भारत का वो क्रांतिकारी रिपब्लिकन का शेर, हमारे उन्नाव जनपद की आन बान शान चंद्रशेखर आजाद भी चले। गोली मारने का इन्होंने भी सेल्फ
प्रयास किया और उन्होंने भी कहा था कि वो दुश्मनों की गोलियों का मैं सामना करूंगा, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही मरेंगे, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क 31 में अपने हाथ से गोली मारी। ये तो मंगल पांडे उसके उद्धेता थे, मंगल पांडे उसके मार्ग के दर्शक थे, एक चिंगारी, एक ध्रुवतारा थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी के विचार कई हिस्ट्री में लिखी गई कि मंगल पांडे की भेंट लक्ष्मीबाई से, मंगल पांडे की भेंट, ये अलग अलग उपन्यासकार प्लस साहित्यकार लिख रहे हैं। इसका कोई भारत सरकार से वो नहीं आया, लेकिन लिखा है कि तात्या टोपे से भी मिले। और उसी के बाद से भारत की 1857 की क्रांति का विशुद्ध सूत्रपात हो गया। एक चीज और मैं कह करके अपनी बात को मैं समाप्त करूं। बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, मैं तो अल्पज्ञ हूं। मुझे तो इतने लोगों में हमारे छोटा भाई भतीजा मेहंदी हसन, हमारे बड़े भाई, कि अगर आपको हिंदुस्तान कोई भी असली हिंदुस्तान को समझना है तो क्या आज के दौर से देखा जाए? इस गोष्ठी का आशय क्या? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हम सबके नायक। देखिए, मैं एक बड़ी सोचने की बात कह रहा हूं। हमारे पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, सोसाइटी के सारे कर्ता धर्ता, और इन्हीं का आभार है कि मैं बोल रहा हूं। आजकल के जो हुक्मरान है उनके लिए एक शेर जरूर हम कह करके 2 मिनट के अंदर अपनी बात जरूर समाप्त करेंगे, क्योंकि मंगल पांडे जी के इतिहास में अगर वो 2 बातें न सम्मिलित की जाए तो संपूर्ण बात अधूरी रह जाएगी। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे कि चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूस पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर, यह कौन सा युद्ध था? शिवाजी, इनका सब इतिहास में गलत व्याख्याएं की जा रही। शिवाजी औरंगजेब, ये कौन सा युद्ध था? ये धर्म के आधार पे आजकल का दिखलाया है। क्या धर्म के आधार पर? नहीं, एकदम नहीं था। महाराणा प्रताप का मेन सेना नायक कौन था? हाकिम खां थे, जिसने ये मुगलिया सल्तनत के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप की जान बची थी। उसने कहा आप जाइए, और वो इतना बहादुर था कि जब वो अमर शहीद हुआ, उसकी खोपड़ी कटी तो उसके जो नीचे का पोर्शन था वो करीब 15 मिनट तक लड़ाई लड़ता रहा। और शिवाजी का जो प्रमुख जो सेनापति था वो भी मुसलमान। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, अकबर ने किसके नेतृत्व में भेजा था? मान सिंह के। अकबर ने जब महाराणा प्रताप के ऊपर चढ़ाई की तो वो कौन गया था? मान सिंह सेनापति थे अकबर के। और शिवाजी के भी समय कोई हिंदू भेजा गया, वो जय सिंह भेजे गए, आमेर के राजा। तो ये राजनैतिक लड़ाइयों को आपने धर्म के चश्मे के ऊपर कब तक लाए? ये भी थोड़ा विचारणीय प्रश्न, क्योंकि हिंदू और मुसलमान भारत में अलग अलग करना, क्योंकि हा से हिंदू और मां से मुसलमान, और ये जब दोनों हा मां मिलते हैं तो क्या होता है? हम। तो जब हम हैं तभी हिंदुस्तान है। ये देश बांटने की साजिश, ये देश को बर्बाद करने की साजिश किसने की?
पहले हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा किसने दिया? आरएसएस ने दिया। ज्यादा शब्दों में न कहते हुए 2 शब्दों में बात। अंग्रेजों का साथी कौन था? आरएसएस थी। जब आरएसएस से भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने भेजा कि देश के लिए ये कहते हैं आरएसएस वाले कि हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग तो खुला कांग्रेस का और भगत सिंह की पार्टी का, रिपब्लिक का और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सबके रास्ते अलग अलग हो गए। हमको स्वीकारने में कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन तीनों के रास्ते एक थे। चाहे भगत सिंह का रास्ता रहा हो और चाहे सुभाष चंद्र बोस का रास्ता रहा हो और चाहे कांग्रेस का रास्ता रहा हो, और सब लोग गांधी जी का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी ब्रिगेड बनाई थी उसका नाम आजाद ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड रखा। और ये ढिंढोरा क्या पीटा जा रहा है कि आपस में लड़ने में, हमारे आपके विचारों में, घर में विचारों में अंतर होता है। इसका क्या मतलब? तो जब मैं जो बात कह रहा था भगत सिंह की, जब भगत सिंह गोलवलकर जी हिंगलवार से मिलने गए तो इन आरएसएस के तमाम बड़े बड़े नेता करता धरता क्या बोले, देखिए जी हम लोग अंग्रेजों के साथ हैं, आप लोग चूंकि ये भारत की हिस्ट्री में दर्ज है, ये कोई बातें इधर उधर की नहीं है, हम लोग अंग्रेजों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये है इनका सच्चे मायने में सही इतिहास। और क्या विडंबना है, क्या धर्म के नाम पे हमको आपको सब मतलब रंगा गया कि आज वही लोग जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, आज वो लोग शिक्षा दे रहे हैं जिनका बर्तन परस्ती से कोई योगदान नहीं था। ज्यादा न कहते हुए एक शेर के माध्यम से अपने साथी जो इतना बड़ा यहाँ पे जन लोग उमड़े हैं, जो इतने तमाम लोग इंटेलेक्चुअल लोग, मीडिया के लोग, हमारे आसिफ भाई शहर कांग्रेस कमेटी के और मेहंदी हसन चर्चिल और तमाम सब लोग आए हैं इतनी अच्छी तादाद में, जब हाल ये खचाखच भरा हुआ है और तमाम मीडिया के लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हम लोग ये संकल्प ले मंगल पांडे जी के जन्मदिन के अवसर के 3 दिन पहले कि हम लोग देश की एकता के लिए काम करेंगे, देश की अखंडता के लिए काम करेंगे। ज्यादा न कहते हुए मैंने तो आप लोगों का बड़ा समय लिया और वो शेर के साथ ही मैं अपनी बात जरूर खत्म करूंगा, क्योंकि आज चारों तरफ अंधेरा, बोलने से आदमी डरता क्या हो जाएगा। हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी का एक नारा है, डरो मत। तो उनके लिए बहुत कम शब्दों का एक शेर, मंगल पांडे को, लक्ष्मीबाई को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो सेनापति थे, जो राजा थे, वो जफर साहब, उनको, तात्या टोपे को, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों जान अनजान तमाम लोगों को मंगल पांडे की जी की जन्मतिथि के 3 दिन पेशतर एक श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के नवयुवकों के लिए कि सब मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, सब मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस और जय हमारे भाई जमा। बहुत बहुत शुक्रिया सीरत अहमद जी। नेशनल हैंडीकैप फाउंडेशन के वसीम भाई बैठे हैं और ऑल इंडिया रिपोर्टर एजुकेशन के एएस खान हैं, अनूप भाई हैं और काफ़ी पत्रकार बंधु यूसुफ साहब हैं, तो काफ़ी मीडिया बंधुओं का भी स्वागत है।
हमारे बीच में अजहर जमाल साहब मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और मंगल पांडे जी को अपने अजहर जमाल साहब। शुक्रिया चर्चिल भाई। आज की इस तकरीब के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हसन साहब, मेहदी हसन साहब, हमारे बड़े भाई आसिफुल्लाह साहब, और अभी अभी एक बहुत गंभीर वक्तव्य, बहुत सार गर्भित वक्तव्य देकर अभी अभी बैठे हमारे राम तीरथ मिश्रा जी, तीरथ राज मिश्रा जी, हमारे आगे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का अलवी खैर मक़दम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ जमाल मिर्ज़ा साहब को कि इस दौर में, इस एक ऐसे दौर में उन्होंने मंगल पांडे के नाम की तकरीब रखी है जहाँ पर मज़हब मिल्लत की दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर प्यार और मोहब्बत एक हाशिए पर चला गया है, जहाँ पर हिंदुस्तान की इज्जत ताक पर रख दी गई है। ऐसे मौके पर मंगल पांडे को याद करना हमारे लिए जारहाना जिम्मेदारी का सबूत है और हमने आज ये करके दिखाया है जमाल मिर्ज़ा साहब के सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। दोस्तों, चूँकि मंगल पांडे की बात है, मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इस बात पर तमाम सालों तक एक बहस छिड़ी रही कि क्या वाकई एक मंगल पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या अचानक एक विस्फोट हुआ और सिपाही म्यूटनी हुई और अचानक उन्होंने जनरल ह्यूसेन को मार गिराया, जनरल हॉक को उन्होंने गोली मार दी और एक छोटी मोटी सिपाही म्यूटनी साबित करने की कोशिश की गई। उसके पस मंज़र क्या थे, वो हालात कैसे थे? अगर हम उन हालात के बारे में, अगर हम मंगल पांडे की बात करते हैं तो मंगल पांडे के साथ साथ उसके पस मंज़र में भी हमें जाना होगा, उन हालात में भी जाना होगा और उसके बाद जैसे 1857 का गदर या स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उस पर भी मैं कम लफ्ज़ों में, कम से कम शब्दों में प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। साथियों, जैसा कि अभी हमारे तीरथ राज मिश्रा जी बता रहे थे कि बलिया जन्म स्थान है और उनका जन्म 19 जुलाई, अभी परसों आप 19 जुलाई को उनके जन्म तिथि मनाएंगे और मुझे लगता है इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जमाल मिर्ज़ा साहब ने ये गोष्ठी रखी है। उनका जन्म बलिया में हुआ था और बलिया में आज भी उनके स्मारक या उनके नाम से पार्क बने हुए हैं। लेकिन एक दूसरी विचारधारा की चल रही है जिसमें गदर के फूल नामक किताब में अमृतलाल नागर, जो बड़े महान लेखक हुए हैं और उनका संबंध लखनऊ से ही रहा है, उन्होंने गदर के फूल में इनको फैजाबाद के सुरहुरपुर गांव का बताया है। बलिया में जो लोग कहते हैं वो उनको नगवा गांव का बताते हैं, लेकिन जो लोग फैजाबाद का सुरहुरपुर कहते हैं वो उस गांव का नाम दुगवा कहते हैं। साथियों, इनके पिताजी का नाम जैसे आप बता चुके हैं कि दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। इनके शुरुआती जीवन के कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी ऐसे हो सकता है, ऐसी भी शंका लोगों को है कि उनके जो भी दस्तावेज थे, जो भी कागजात थे, वो जला दिए गए हों क्रांति में, अंग्रेज़ों ने या किसी और वजह से जला दिए गए हों या जो भी रहा हो। बहरहाल, सबसे बड़ी बात मंगल पांडे के अगर हम बचपन में जाएं तो एक कथा मिलती है जिसे अमरेश मिश्रा ने आल्हा आप लोग समझते होंगे, आल्हा में उन सेनानियों की, उन राजाओं की प्रशंसा की जाती है। उस दौर में आल्हा में एक मंगल पांडे की प्रशंसा खूब की गई और उसके आधार पर अमरेश मिश्रा जी ने एक किताब लिखी। किताब का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमरेश मिश्रा जी ने एक किताब लिखी, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि इनके सबसे प्रिय मित्र नकी खान थे। आज अगर हम
प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, अगर हम तालीम लेने की बात करते हैं, अगर हम फॉलो करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के जंग अजीम 1857 के गदर की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दोस्त नकी खान हो सकता है, जो राजदार दोस्त था, जिसको सारी चीज़ें मंगल पांडे की मालूम थी, उनकी प्रेमिका का, जो उनकी पहली प्रेमिका थी, या सो मच सो जब कलकत्ता में उनकी प्रेमिका का विवाह एक किसी क्लर्क के साथ हो गया, जो अंग्रेज़ों की कंपनी में क्लर्क हुआ करता था, और ये वहाँ उसके साथ मिलने भी जाते हैं। मिल करके जिस समय वो मिल रहे होते हैं तो ये बाहर उनकी पहरेदारी कर रहे होते हैं नकी खान। ऐसी भी बातें हैं मंगल पांडे की मोहब्बत जब वो आर्मी में गए तो एक शादीशुदा महिला से भी हुई। ऐसे तमाम वृत्तांत मिलेंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि मंगल पांडे को आर्मी कैसे ज्वाइन हुई। आप लोगों ने मंगल पांडे फिल्म देखी होगी, उसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक होली का सीन आप लोगों ने देखा होगा, और हम अभी तक यही समझते रहे, तमाम सालों तक ये समझते रहे कि होली का सीन उसमें मसाले के लिए प्रोड्यूस किया गया, मसाले के लिए डाला गया। फिल्मों में जैसे कि फिल्मों का एक चरित्र होता है कि किसी भी स्टार की, किसी भी फ्रीडम फाइटर की जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें मसाला डाला जाता है। लेकिन साथियों, अंग्रेज़ों का चरित्र उस होली के गाने में दिखाई देता है, जो वहाँ पर शायद पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ कुछ महिलाओं को एकत्रित करते थे जो तीसरे समाज की थी, जो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करती थी, उनको एकत्रित करके होली से 1 महीने पहले गाँवों में, कस्बों में ले जाते थे, उनके नाच कराते थे, और उस नाच के अंतर्गत नौजवानों को उनसे आकर्षित करते थे, और उस आकर्षण के अंतर्गत, उस आकर्षण के फलस्वरूप जो भी नौजवान आकर्षित होकर के उससे मिलते थे, उसको वो सीधे सीधे फौज में भर्ती करा देती थी। ऐसे ही एक धीर सिंह का जिक्र आया है, जो मंगल पांडे के दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही एक मेले में जब वो नाच रही थी तो धीर सिंह उससे आकर्षित हो गए। मंगल पांडे ने लाख मना किया, लेकिन वो उससे आकर्षण के फलस्वरूप, काफ़ी लंबी कहानी है, समय कम होता है, इसलिए कुछ शॉर्ट में यूँ आप समझ लीजिए कि वो उसके मोह पाश में फंस करके आखिरकार वो फौज में भर्ती हो गए। लेकिन मंगल पांडे इस तरह भर्ती नहीं हुए। मंगल पांडे, जैसा कि गदर के फूल में ये वृत्तांत लिखा हुआ है कि मंगल पांडे अकबरपुर गए हुए थे किसी काम से। अकबरपुर में जीटी रोड पर एक सैनिक टुकड़ी जो कलकत्ता से मार्च करती हुई आ रही थी, मंगल पांडे को उन्होंने देखा, और मंगल पांडे के हृष्ट पुष्ट शरीर को देख करके उन्हें आमंत्रण दिया कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ। चूँकि मंगल पांडे के परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी थी, और मंगल पांडे के मन में ये विचार भी था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, क्योंकि वो परिस्थितियां जो उस समय भारत देश की थी मंगल पांडे को पसंद नहीं आती थी। मंगल पांडे एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, अपने माता पिता और अपनी भारत माता के लिए समर्पित थे। हालांकि वो कट्टर हिंदू थे, कट्टर ब्राह्मण थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नकी खान के घर उनका प्रेम इतना ज़्यादा था कि उनके घर में जाते थे और उनके यहाँ भोजन आदि भी करते थे। लेकिन पहले उनके फौज में भर्ती होने की बात बता दूं कि वो जब उन्होंने देखा कि मैं इस फौज में जा कर के पैसा भी कमा सकता हूँ और देश सेवा भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने वहीं पर ये स्वीकार कर लिया और फौज में भर्ती हो गए। और आगे बढ़ करके जब उसी टुकड़ी में पहुँचे जहाँ धीर सिंह उनका मित्र था, और उसने अपनी सारी गाथा बताई कि किस तरह वो उनसे आकर्षित होकर के और फौज में आ गया। बहरहाल आगे चलते हैं। मंगल पांडे जब 34वीं बटालियन में भर्ती हुए, उस समय दिसंबर 56 की बात है। दिसंबर 56 में ये एक एनफील्ड राइफल लॉन्च हुई, और उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज़ किया जाता था उसमें दांत से काट करके, जैसा मिश्रा जी ने बताया, उतनी बात तो यह बता चुके हैं, मैं उसके आगे चलता हूँ। बाद में विलियम जॉन के
इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि इस कारतूस में ऐसी शय का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं इन सेनानियों का, इन सैनिकों का विरोध जायज़ था। और बाकी आपको अभी बता चुके हैं कि किस तरीके से, लेकिन ये स्वतंत्रता का 1857 कैसे फैला, कैसे विस्तारित हुआ। अभी चपातियों की बात बताई, अभी कमल की बात बताई, तो एक तरफ पसमंजर क्या था? पसमंजर ये था कि हिंदुस्तान में चारों तरफ अंग्रेजों ने अफरा तफरी मचा रखी थी, धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित कर रखा था, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा था। पंजाब में हिंदू मुस्लिम की आग लगाई, तो उड़ीसा में संथालों के जमीनों को अधिग्रहित कर लिया और उनको जमींदारों को दे दिया। इधर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को पदच्युत कर दिया, उनको सिंहासन से हटा दिया और उनसे कहा कि अब आप राजा नहीं। और उनके सबसे छोटे बेटे कोयास शायद नाम था, उसके सबसे छोटे बेटे को बुला करके एक संधि कर ली, जिसमें उससे ये साइन करवा लिया कि तुम अब बादशाह नहीं रहोगे, तुम अब शहजादे कहलाओगे। तुम्हारी 1 लाख की जो पेंशन थी वो 15,000 हो जाएगी और तुम्हें किला छोड़ना पड़ेगा। वो किला जो हिंदुस्तानियों ने बनाया, वो किला जो मुगलों ने बनाया, उसे अंग्रेज खाली करा रहे थे। संथालों की जमीन खाली करा रहे थे, कोलों की जमीन खाली करा रहे थे। लखनऊ में हमारे वाजिद अली शाह को भेज दिया था कलकत्ता भेज करके यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया था। अभी मुमताज महल, अभी रानी मुमताज महल की बात कही गई, उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी। तो ये पसमंजर था, लोगों में आक्रोश फैला हुआ था और लोगों को मजहब के नाम पर, जमीन के नाम पर किस तरीके से हो सकता था लड़ाया जाता था। ऐसे पसमंजर में उधर महाराष्ट्र में जो एक खास बात है, महाराष्ट्र में भोसले, राजा भोसले, उनके राज्य का आहरण कर लिया। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य के अपहरण की नीति जो लेकर के आए थे, तो उनके राज्य का अपहरण करने के बाद जब उनकी रानी ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कोई दत्तक पुत्र को हम कोई भी उसमें राजगद्दी पर नहीं बैठने देंगे। इसी तरह बाजीराव II के बेटे नाना साहब का भी यही हाल था। उनकी पेंशन रोक दी गई थी चूंकि वो दत्तक पुत्र थे। और सो की रानी लक्ष्मीबाई के बेटे जो दत्तक पुत्र था, उसके लिए भी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि अब आप राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकती। तो साथियों, कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि तमाम ऐसी बातें थीं, तमाम ऐसी वजूहात थीं जिनके बिना पर मंगल पांडे, चूंकि ऐसे तमाम सबूत हैं कि मंगल पांडे ने किस तरीके से नाना साहब से मीटिंग की, अजीमुल्ला से मीटिंग की, क्योंकि नाना साहब के जो लीगल एडवाइजर थे, जो उनके दोस्त थे, अजीमुल्ला खान से मीटिंग की। और ये रोटी और कमल वाला जो सिलसिला था वो काफ़ी लंबा चला। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा भूल गया मैं। चलिए, ये कमल का सिलसिला। और उसी वक्त इन लोगों को, मंगल पांडे को ये पता चल चुका था कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी बंगाल की आर्मी है, इसको रंगून से एक सेना बुला करके इसको कैद करा लिया जाएगा। और इसलिए उन्होंने जो 31 मई की तारीख घोषित हुई थी, उसको 10 मई को ही उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, 29 मार्च को ही रिवोल्ट कर दिया और जनरल ह्यूसेन और वॉक को गोली मार दी। उसके बाद 31 मई के बजाय 10 मई को मेरठ छावनी से वहाँ से सेना निकली और बहादुर शाह जफर को उन्होंने राजा माना। और उसके बाद 1857 का गदर चलता रहा। जब हमारे मंगल पांडे ने गोली मारी और लोगों से आह्वान किया, तो वहाँ पर उनके सैनिकों ने
भले ही इनका सपोर्ट न किया हो, भले ही इनको गिरफ्तार न किया हो, लेकिन इनका सपोर्ट में खड़े तो रहे लेकिन आगे नहीं बढ़े। उसने चिल्ला कर कहा कि ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा अगर तुम लोग नहीं आगे बढ़ोगे, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार जब इसने देखा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसने अपनी राइफल को आगे रख करके सीने पर नाल लगा करके गोली मार दी। उसकी जैकेट जलने लगी, लेकिन उसको ले जाया गया अस्पताल। वहाँ जब ठीक हो गया तो उसके खिलाफ मुकदमा चला और मुकदमे में निश्चित था कि उसे फांसी होनी थी और फांसी हो गई। वो अमर शहीद जो आज हमारे बीच नहीं है, उसकी यादें हैं, वो हमें प्रेरणा देता है कि नकी खान जैसे दोस्तों को अगर उसके घर में जाकर रह सकता है तो हम मज़हब और मज़हब बिला तफरीक के मज़हब व मिलत के भाईचारा क्यों नहीं कायम कर सकते। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कुछ दो लाइनें बोल करके कि यही मंदिर, यही मस्जिद, यही है चर्च गुरुद्वारा, यही मंदिर, यही मस्जिद, यही है चर्च गुरुद्वारा, हमारी आन है और बान है और शान है भारत। पड़े जो वक्त तो इस पर लुटा दें जिंदगी अपनी, हमारा धर्म है, मजहब है और ईमान है। जैसा कि आपने सबको समाज फरमाया, और हमारी ये संस्था जो है सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके नाम ही से ये है कि एजुकेशन के तौर पे इसमें काफ़ी काम किया जाता है और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ते हैं। तो कुछ सर्टिफिकेट आप बड़ी शख्सियतों के हाथ से दिलवाना चाहेंगे। कुछ नाम है जो बता रहे हैं, इधर से जो आ जाए सर्टिफिकेट है, इधर से फैजी अब्बास साहब, जो बच्चे उधर से आते हैं ऐसे करके। आसिफ भाई भैया इधर आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ से भाई, यहाँ से यहाँ पर हाँ ये सही है। अगला नाम है यूनुस अब्बास साहब। अगला नाम है इमरान अब्बास साहब। इमरान अब्बास, वलीद मुर्तजा साहब, मोहम्मद जुनैद मिर्जा, हो गया। नरगिस रिजवी साहिबा, इंसिया मेहंदी, तनवीर फातिमा,
रेहान हुसैन, तनवीर फातिमा, ये तनवीर फातिमा, बहुत बहुत बधाई। रेहान हुसैन, रुखसार फातिमा, रुखसार फातिमा, सदफ खानी, जबीन फातिमा, रूबी सिद्दीकी साहब जो पत्रकार हैं, रंजीत कुमार, रंजीत कुमार भी पेशे से पत्रकार हैं और काफी अच्छा कवरेज करते हैं। अब्बास हुसैन, ये नेशनल हैंडीकैप सोसाइटी से हैं। रंजीत कुमार, अब्बास हुसैन हैंडीकैप सोसाइटी से हैं, नेशनल हैंडीकैप। आसिफ बिला खान, ये रोक लिए मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब काफी अच्छे पत्रकारिता करते हैं लखनऊ। एएस खान जो ऑल इंडिया वोटर एसोसिएशन के कविता धरता है, काफी पुराने बस 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 एएस खान साहब। काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। तीसरा विकल्प जो अनूप सिंह जी हैं, देख रहे हैं लखनऊ से, जो प्रधान संपादक भी हैं, उनके पत्रकारिता क्षेत्र में काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं। अनूप सिंह जी, हमारा फोटो आया नहीं। राजेश रावत जी, मोहम्मद वसीम साहब जो कि हैंडीकैप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, काफी टाइम से राजेश रावत, मतलब ये समाज सेवा का भी काम काफी करते हैं, काफी पढ़ाने के लिए बच्चों का भी काम करते हैं। काफी वसीम साहब, मोहम्मद वसीम साहब एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को फ्री ऑफ बहुत आगे बढ़